अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, हम इकोसिस्टम इकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। इकोसिस्टम, as I already told you, that it is the complete structural and functional unit of environment which consists of abiotic as well as the biotic components. So अगर इकोलॉजिकल हायरार्की में कोई कंप्लीट यूनिट है, दैट इज़ द इकोसिस्टम, because in ecosystem we have both the non-living as well as the living component. मेरे बच्चे, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सारे बेटा जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन सब को मैंने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मुझे बेटा जो पढ़ाना है, उससे पहले मैं आपको बताऊं बेटा, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने डिकम्पोजर्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उस लेक्चर में मैंने डिकम्पोज़र और डेट्रीवोर के बीच में फ़र्क बताया। डिकम्पोजर्स जो है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स जो है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो कंज्यूमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिकम्पोजर्स का दूसरा नाम है माइक्रो कंज्यूमर्स। और जो बेटा डेट्रीवोर्स है, जो आपको पता है डेट्रीवोर्स कैसे काम करते हैं, वो अपनी बॉडी के बाहर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा, आई नीड टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट टर्म हियर, very very important, that is called as nutrient immobilization. There is a one important term in this biotic component that is called as nutrient immobilization. Nutrient immobilization क्या होता है मेरे बच्चों? ऑलरेडी हमने प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ा है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहते हैं। मेरे बच्चे, जब डिकम्पोजिशन हो जाएगा, दिस डिकम्पोजिशन इज डन बाय द ऑर्गेनिज्म जिनको कहा जाता है डिकम्पोजर्स, एंड मोस्टली फंजी और बैक्टीरिया जो है, दे आर मोस्टली द डिकम्पोजर्स ऑफ इकोसिस्टम। मेरे बच्चे, इस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बेटा जिन न्यूट्रिएंट्स का डिकम्पोजिशन किया जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन किया जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो टाई अप हो जाते हैं इन द बायोमास ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम न्यूट्रिएंट्स गेट टाइड अप, कहाँ बंद हो जाते हैं बेटा? गेट टाइड अप इन द बायोमास ऑफ दीज डिकम्पोजर्स। सम न्यूट्रिएंट्स गेट टाइड अप इन द बायोमास ऑफ दीज डिकम्पोजर्स, और वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो बेटा टाई अप हो जाते हैं into the biomass of decomposers, they become temporarily unavailable for another organism. उनको क्या हो जाता है बेटा, वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो इनमें फंस जाते हैं, they become temporarily unavailable for other organism. मेरे बच्चे, वो न्यूट्रिएंट्स जो डिकम्पोजर्स में टेम्पोररली टाई अप हो गए, उनके बायोमास में टाई अप हो गए, जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो गए, this process is called as nutrient immobilization. This process is called as nutrient immobilization. मैं आपको बेटा फिर से बताऊंगा, डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज डन बाय डिकम्पोजर्स। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो टाई अप हो जाते हैं इन द बायोमास ऑफ दीज डिकम्पोजर्स, एंड टेम्पोररली क्या होता है, वो अनअवेलेबल होते हैं, दे बिकम अनअवेलेबल फॉर अदर ऑर्गेनिज्म।
this process of fixation of nutrients in decomposers which become unavailable for other organism. This process is called as nutrient immobilization. This process is called as nutrient immobilization. मेरे बच्चों, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रोल बेटा ऑटोट्रॉफिक, इन्हीं दो को इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं. इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट. उसके बाद बेटा ऑटोट्रॉप्स कौन से हो गए मेरे बच्चों? ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर्स. उसके बाद डिकम्पोजर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑटोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स. मेरे बच्चों याद रखो, दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम. These three are very very important, or I should say they are essential for the ecosystem. इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑटोट्रॉफ और डिकम्पोजर जो है, दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. डिकम्पोजर्स को माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया. लेकिन अगर बात करेंगे मैक्रो कंज्यूमर्स की, मैक्रो कंज्यूमर जो है दे आर नॉट एसेंशियल, दे आर द नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. They are the non-essential components of ecosystem. So my dear students, ये कुछ important बातें मैंने आपको कही related to the abiotic components. One was nutrient immobilization और दूसरा ये point था. मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम one of the ecosystem functions की बात करते हैं. जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि as far as the functions of ecosystem are concerned, इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या है? प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है और डिकम्पोजिशन है. चार बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और आज के इस लेक्चर में मेरे बच्चे हम बात करेंगे वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. मेरे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझना. Let us discuss one of the important aspect of this ecosystem, that is called as productivity. जैसा कि मेरे बच्चों आपको पता है कि एक इकोसिस्टम के काम करने के लिए, किसी भी इकोसिस्टम के काम करने के लिए एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी होना चाहिए. मतलब आप समझो कि सनलाइट अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज sunlight is the primary source of energy on this planet earth. ठीक है बेटा. सो किसी भी इकोसिस्टम के काम करने के लिए एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी होना चाहिए. सो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब सोलर एनर्जी होगा तब जाके प्रोड्यूसर्स, किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके देंगे इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स का काम है ना. प्रोडक्टिविटी क्या होता है मेरे बच्चों? अगर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाएगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल. इसको बेटा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ बायोमास, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. मेरे बच्चों, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया. इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. लेकिन मसला एक है बेटा, पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी.
लेकिन मेरे बच्चों, लेट अस डिस्कस दिस टर्म दैट इज कॉल्ड एज बायोमास। मेरे बच्चों, बायोमास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। बात करेंगे बायोमास क्या होता है। बेटा बायोमास जो है, इट इज द मास of living organic matter. It is the mass of living organic material. It is the mass of living organic material in a particular area. Yeah, in a specific area. This is called as biomass. मेरे बच्चों, हम प्रोडक्टिविटी, वन ऑफ द इकोसिस्टम फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। इस प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास इज एक्चुअली द मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया, दैट इज कॉल्ड एज बायोमास। मेरे बच्चों याद रखो, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, बायोमास को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। ईदर इट इज मेजर्ड इन ड्राई मैटर। बायोमास जो है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईदर ड्राई मैटर। ड्राई मैटर क्या होता है बेटा? ये वो बायोमास है जब एक ऑर्गेनिक मटेरियल से वाटर को निकालोगे। बायोमास जो है, बायोमास को कैसे हम कंपेयर करते हैं? बायोमास जो है, इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राई मैटर। और ड्राई मैटर क्या होता है बेटा? ड्राई मैटर में ऑर्गेनिक मटेरियल से वाटर को रिमूव किया जाता है। एंड मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई मैटर इज मोर एक्यूरेट। अगर बायोमास को मेजर करना है तो यूजुअली मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ dry matter, and this measurement of biomass in terms of dry matter, it is the more accurate way। ठीक है। सो बेटा प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया बायोमास भी क्या होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Let us discuss the first type of productivity, that is called as primary productivity। मेरे बच्चों, जब आप किताब से पढ़ते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ प्राइमरी जो है, बाय प्राइमरी वी मीन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल आपको पता है, फीडिंग लेवल लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। बाय प्राइमरी वी मीन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज एक्चुअली द प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज प्रोड्यूसर्स। अब वो प्रोडक्टिविटी आपको पता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। सो हम सिंपल सी लैंग्वेज में बता सकते हैं, वो बायोमास मेरे बच्चों, वो बायोमास जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो वी कैन सिंपली राइट द डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स। Rate of biomass production by producers, it is called as primary productivity। I already told you that by primary we are concerned with the first trophic level। The rate of biomass production by primary producers या first trophic level organism, पहली trophic level वाले organism ने जो biomass produce किया, that is called as primary productivity। मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के यूनिट की बात करेंगे। एज फार एज द यूनिट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, दो टाइप्स का यूनिट हो सकता है। ईदर दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर। ड्राई ऑर्गेनिक मैटर हम बता चुके हैं कि वाटर को निकाला जाता है।
एंड उसके मोर एक्यूरेट आपको मिल जाता है. Now in terms of energy, it is measured as joule per meter square per day. Joule per meter square per day. In terms of energy, the unit is joule per meter square per day. In terms of dry organic matter, it is kg per hectare per year. It is kg per hectare per year. और it is also in terms of carbon भी हम बता सकते हैं. In terms of carbon, it is gram per centimeter square per year. Gram per centimeter square per year. So this is all regarding the primary productivity. The rate of biomass production by producers, it is called primary productivity. By producers we mean first trophic level, जो कि टेरिस्ट्रियल में ग्रीन प्लांट्स हैं और एक्वाटिक में फाइटोप्लैंक्टॉन्स. इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईदर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी और ड्राई ऑर्गेनिक मैटर. सो बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने डिस्कस किया. इसके बाद लेट्स डिस्कस द अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. There is another type of productivity that is called as gross primary productivity. मेरे बच्चों जब gross primary productivity की बात करते हैं, gross means total. मेरे बच्चों this is the total biomass production by photosynthesis. Gross primary productivity, it is the total biomass production. या मैं बताऊं बेटा टोटल कार्बन फिक्सेशन. टोटल कार्बन फिक्सेशन या जिसको हम बताएंगे टोटल फोटोसिंथेसिस, द टोटल आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस. टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स. टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मेरे बच्चों टोटल बायोमास, टोटल कार्बन फिक्सेशन, टोटल फोटोसिंथेसिस कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसके बाद बेटा नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. देयर इज एन अनदर टर्म, दैट टर्म इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मेरे बच्चों नेट में क्या होगा, टोटल इन्होंने जो कार्बन को फिक्स किया दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आई रिपीट, टोटल जो इन्होंने बेटा किया प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्रोड्यूसर्स ने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स ने जो टोटल कार्बन फिक्सेशन किया दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा, उसमें से थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी का जो बेटा पोर्शन वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ बायोमास इज यूटिलाइज्ड फॉर देयर ओन. आर स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन. मेरे बच्चों अगर टोटल कोई अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस हो गया लेकिन उस अमाउंट ऑफ बायोमास में से थोड़ा सा खर्चा भी अपने लिए हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म ने जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. उसमें से माइनस इनको अपने लिए क्या खर्चा हो गया दैट इज रेस्पिरेशन. सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस अगर रेस्पिरेशन करेंगे वहां से जो बचा दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मेरे बच्चों वहां से जो बचा दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये वो वाला बायोमास है, ये वो वाला बायोमास है that is available for next trophic level. That is available for next trophic level. ग्रॉस मतलब टोटल, उसमें से खर्चा हो गया रेस्पिरेशन, वहां जो बचा दैट इज एनपीपी. और एनपीपी वो वाला बायोमास का वो वाला पोर्शन है विच इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल या विच इज अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय, which is available. NPP is the biomass which is available for consumption by heterotrophs. आप लोग बेटा इजीली डिफाइन कर सकते हो. NPP is the rate of या it is the amount of biomass which is available for consumption by heterotrophs.
I hope you got the idea. That is called as gross primary productivity and or n primary productivity, that is net primary productivity. There is a term that is called as standing crop. There is a term that is called as standing crop. मेरे बच्चों, ये उस क्रॉप की बात नहीं है जो क्रॉप आपके जहन में आ रहा है. स्टैंडिंग क्रॉप का क्या है? इट इज अ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर टाइम. मेरे बच्चों, प्रोड्यूसर्स का अमाउंट ऑफ बायोमास एट अ पर्टिकुलर टाइम या एट अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप आप बेटा लिख सकते हो. इट इज द amount of biomass. It is the amount of biomass. It is the amount of biomass produced by photosynthetic autotrophs. Produced by photosynthetic autotrophs at a given time. At a particular time, एक कितना बायोमास प्रोड्यूस किया फोटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ने, वी कॉल्ड इट एज स्टैंडिंग क्रॉप. बेटा बीच में से एक टर्म आ गई, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, एंड स्टैंडिंग क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद ग्रॉस प्राइमरी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. लेट्स डिस्कस द अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. आई डोंट थिंक कि मुझे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी समझाना है. आई थिंक आपको टर्मिनोलॉजी से ही पता चला कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है. इट इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ बायोमास, या मैं ऐसे बताऊं बेटा, इट इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ न्यू बायोमास प्रोडक्शन. रेट ऑफ न्यू बायोमास प्रोडक्शन बाय हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स ने कंज्यूम किया एन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी. सो अब एनपीपी को जब इन्होंने इस्तेमाल किया तो इनका बायोमास कितना इंक्रीज हो गया? रेट ऑफ न्यू बायोमास प्रोडक्शन बाय हेटेरोट्रॉप्स. इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. वेरी वेरी सिंपल. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बाद एक और टर्म जो है, दैट इज कॉल्ड एज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बाद एक और टर्म जो है, दैट इज कॉल्ड एज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी. नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? नाउ नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी आप समझो बेटा, जो हमने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वैसा है. अब देखो, जो बायोमास बेटा सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स ने जो बायोमास सेकेंडरी या हेटेरोट्रॉफ्स ने बनाया, द रेट ऑफ बायोमास हेटेरोट्रॉफ्स ने बनाया, उसमें से उस बायोमास में से थोड़ा सा पोर्शन उनके रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन जो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन उनके बायोमास का है, दैट इज कॉल्ड एज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी. आपको समझ आएगा बेटा अभी. द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. The rate of storage of organic matter not utilized by heterotrophs. Not utilized by heterotrophs. थोड़ा heterotrophs बेटा अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन वो जो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. Now that not utilized portion, it is called as net community productivity. उसको कहा जाता है मेरे बच्चों नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी. मेरे बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक से प्रोडक्टिविटी तो यहाँ तक खत्म हो गया. नाउ लेट मी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी. जब बेटा एनुअल प्रोडक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक से बेटा ये फिगर्स में ले रहा हूँ, जब एनुअल प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है, द एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटायर लिविंग स्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. टोटल जो प्रोडक्टिविटी जो है, द नेट प्रोडक्टिविटी जो बायोस्फीयर की है, दैट इज 170 बिलियन टन्स. 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट या ड्राई ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप बोलते हो, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ.
और out of this 170 billion tons, out of these 170 billion tons, 70% of the productivity occurs by terrestrial ecosystems. Rest of that, approximately 55 billion tons out of 170 billion tons, 55 billion tons productivity is from oceans. That means अगर 170 को -55 किया जाएगा, that is 115 billion tons productivity is from terrestrial ecosystems. मेरे बच्चों, there's a reason why productivity of oceans is less as compared to the terrestrial productivity. मेरे बच्चों, आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे. जब बात प्रोडक्टिविटी की होती है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस बायोस्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म. आई रिपीट, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी इकोसिस्टम या किसी भी इकोसिस्टम्स की बात करेंगे, वो प्रोडक्टिविटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है. इट वेरीज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम. सो बेटा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा. अगर टेरिस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, इफ वी डिस्कस अबाउट द टेरिस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जब बात टेरिस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जाए, दिस टेरिस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज अक्रॉस द सरफेस ऑफ अर्थ. दिस टेरिस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज अक्रॉस द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ पे देखा जाएगा तो टेरिस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो वेरी हो जाती है. दिस टेरिस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जब टेरिस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, both the values, that both gross primary productivity and net primary productivity, जब बात ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की करते हैं, दे वैरी, बोथ दीज प्रोडक्टिविटी वैल्यूज वैरी फ्रॉम, both these values vary from north to south. नॉर्थ से साउथ तक अगर देखा जाएगा, दोनों का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट. दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट का मतलब है बेटा कि लैटिट्यूड आपको पता है, जो बेटा ग्लोब होता है, बीच में इक्वेटर होता है. दीज लाइंस आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड, और ऊपर से नीचे दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स. तो देखा जाएगा अगर बेटा यहाँ इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा. That means when you are moving from equator towards poles, that means both the values of terrestrial primary productivity, GPP and NPP will vary. अब बेटा क्यों वैरी हो जाता है? बहुत सारे रीजंस हैं. Why this productivity vary? बहुत सारे रीजन हैं. The first reason is different plant composition. प्लांट कंपोजिशन जो इक्वेटर के पास होगा वो वैरी हो जाएगा बेटा पोल्स की तरफ. उसके बाद सेकंड रीजन इज ग्रोइंग सीजन लेंथ. द सेकंड रीजन इज ग्रोइंग सीजन लेंथ. द थर्ड रीजन इज प्रेसिपिटेशन. द फोर्थ रीजन इज टेम्परेचर. द फिफ्थ रीजन इज सोलर रेडिएशन. These are some reasons which are responsible for different productivity values. These are responsible for difference in the latitudinal gradient in productivity. मेरे बच्चों, बात NPP की करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वैल्यू डिक्लाइन हो जाता है फ्रॉम ट्रॉपिक्स टूवर्ड्स पोल्स. फ्रॉम ट्रॉपिक्स टूवर्ड्स पोल्स.
जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे नेट पीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड लाइट लिमिटेशंस because of the temperature and light limitations in polar regions already discussed it. अब बेटा टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स जो है दे आर द हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स जब बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं दे आर द हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स अदर देन द टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सवानाज एंड क्रॉपलैंड्स याद रखो कि बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर हाईली प्रोडक्टिव टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स इसके बाद वन मोर पॉइंट डेजर्ट्स एंड टुंड्रा बायोम्स डेजर्ट्स और टुंड्रा बायोम्स जो है दे आर least productive terrestrial ecosystems. These are least productive terrestrial ecosystems. So बेटा ये कुछ points थी ये कुछ points हमने productivity के related discuss किए और इंशाल्लाह आई होप कि आपको productivity का थोड़ा सा concept आया होगा. In the next lecture I am going to take up the next part of this ecosystem function that is called as energy flow.